Hello class, welcome again. In previous video, we were discussing about the enzyme catalysis reaction related to surface chemistry, and today we will discuss about some important features of enzyme catalysis. Okay, so myself Ritesh Jain and I will teach you chemistry, and our topic for today is some important features of enzyme catalysis. So what is the important features of enzyme catalysis? Understand carefully. First is effective catalyst. Enzymes are known as the effective catalyst. Why? Because they increase the rate of reaction 10 to the power 6 times. In a chemical reaction, the enzyme increase the rate of reaction 10 to the power 6 टाइम. भैया कोई रिएक्शन हो रही है, पहले बहुत स्लोली हो रही है, आपने एक एंजाइम मिला दिया और एंजाइम मिक्स करते ही उस रिएक्शन की स्पीड पहले से 1 मिलियन मीन्स 10 टू द पावर 6 टाइम इंक्रीज हो गई. तो क्या एंजाइम इफेक्टिव नहीं है क्या उस रिएक्शन में? बिल्कुल इफेक्टिव है. सो एंजाइम आर द इफेक्टिव कैटालिस्ट. बट द सेकेंड फीचर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो है स्पेसिफिक. What is the specificity for enzyme catalysis? Enzyme do not work for the whole reaction. Enzyme are made up for a particular reaction. Okay? For example, in previous video, I have told to you that urease enzyme convert urea into ammonia. But urease enzyme do not convert the methyl urea into ammonia. Why? Because urease enzyme is made up of only for urea, not the methyl urea. Okay? So enzyme only made up of for a particular reaction. They do not work as all reaction. Okay? Why? इसका रीजन क्या है वो भी हम लोग समझते हैं. देखो कोई रिएक्शंस में जो रिएक्टेंट होते हैं ना, और इसमें आप एंजाइम को काम में ले रहे हो एज ए कैटालिस्ट, तो वहाँ रिएक्टेंट को कंसीडर किया जाता है एज ए सबस्ट्रेट. ओके? और वो सबस्ट्रेट रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए हम लोग मिला देते हैं उसमें एंजाइम. जैसे मान लो ये एक एंजाइम है, ठीक है, ये मैं एक एंजाइम बना रहा हूँ. ओके? ये एक एंजाइम है. एंजाइम पर होती है एक्टिव साइट. दीज आर द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम. ये कितनी भी हो सकती है, ठीक है, जिसकी साइज भी फिक्स है. आप कोई सबस्ट्रेट है, सपोज करो ये सबस्ट्रेट है. ओके? सबस्ट्रेट मीन्स द रिएक्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन. ओके? दिस इज द सबस्ट्रेट. और सबस्ट्रेट भी अलग अलग हो सकते हैं, 2 सबस्ट्रेट भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं. इफ द साइज ऑफ सबस्ट्रेट इज दैट इट बाइंड प्रॉपरली इन द एक्टिव साइट, दिस इज द रिसेप्टर. दिस इज ऑल्सो नोन एज द रिसेप्टर साइट ऑफ सबस्ट्रेट. ओके? यदि मान लो सबस्ट्रेट की रिसेप्टर्स की साइज इतनी हो कि वो एक्टिव साइट में पूरी तरीके से आकर के बाइंड हो जाए, तो उस रिएक्शन में एंजाइम इफेक्टिव होते हैं. ठीक है? और ये सबस्ट्रेट इससे बाइंड होकर के, जैसे मान लो कि ये बाइंड हो गया इसे. ओके? बाइंड करवा देना भैया आप. यहाँ पर ये बाइंड हो गया. थोड़ा सा मैं इसको डार्क बना देता हूँ ना. ये ऐसे बाइंड हो गया. देखो मैं डार्क बना रहा हूँ, मेरे पास कोई अलग चौंक नहीं है अभी यहाँ पर. ठीक है? सो हियर द सबस्ट्रेट एंड द एंजाइम and they form first enzyme substrate complex. यहाँ पर बन गया enzyme substrate complex. After then the substrate will form the product. It will be converted into the product. Okay? यहाँ दिखाई नहीं दे रहा तो मैं यहाँ बना देता हूँ. The substrate will form
प्रोडक्ट, इट विल बी कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड हियर एंजाइम वर्क एज कैटालिस्ट, और पहले वाले जब मैंने कैटालिस्ट स्टार्ट किया था उसी में ही मैंने बता दिया था आफ्टर द रिएक्शन देयर विल बी नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन एंड मास ऑफ एनी कैटालिस्ट। तो यहाँ एंजाइम भी तो कैटालिस्ट है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये एज इट इज जो आपने लिया था स्टार्टिंग के अंदर, एज इट इज ये रिएक्शन से अलग हो जाएगा एंड दिस इज रेडी फॉर द अनदर रिएक्टेंट्स और अनदर सबस्ट्रेट। सो दिस इज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, ओके। इसको आप लॉक एंड की थ्योरी से भी कंपेयर कर सकते हो। जैसे कोई लॉक है, हर किसी की से तो वो ओपन होगा नहीं, तो मतलब कोई भी लॉक है या कोई भी की जो है उससे एक पर्टिकुलरली लॉक ही खुलता है। तो इसी प्रकार एंजाइम इज ऑल्सो मेड अप ऑफ फॉर द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट दैट इज नोन एज द रिएक्टेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन, ओके। तो देखो आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस इज द एंजाइम, दिस इज द सबस्ट्रेट, इट्स द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। The receptor of substrate will bind on the active site of enzyme and they form first enzyme substrate complex. Then the substrate will convert into the product and the enzyme as it is remains after the chemical reaction that you have first take in the chemical reaction. Okay, this is the enzyme substrate reaction or the activity of enzyme. So first you take the screenshot, then I will tell you the another features of enzyme catalysis, okay, understand? रफ कर दूं मैं? थर्ड, ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर, ओके। every enzyme reacts in an optimum temperature, और मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि हर एक एंजाइम के लिए, ठीक है, एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर एंजाइम मोर देन एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ओके। अब बात करेंगे कि ह्यूमन बॉडी में, अपनी बॉडी में एंजाइम जो है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। यानी इनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस पर बहुत ज़्यादा होती है। तो अपनी बॉडी में जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है एंजाइम के लिए वो होता है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, और 37 पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। बट यदि आपने टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा कर दिया ना तो एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, तो बॉडी में कोई बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी, और बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगी तो आदमी डेड हो जाएगा, ओके। सो दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। आई एम रिपीटिंग अगेन, व्हाट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। कोई भी एंजाइम जो है उसके लिए एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिस पर एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फंक्शन करते हैं। दिस विल बी नोन एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर दैट एंजाइम इन आवर बॉडी। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम इज 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, ओके। ऑप्टिमम टेम्परेचर से ही रिलेटेड है ऑप्टिमम pH. What is the optimum pH? For every enzyme, there will be the value of pH. On this pH, the activity of enzyme will be maximum. यानी मतलब हर एक की बॉडी में एक pH की भी एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर एंजाइम ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिमम pH। वैसे लिविंग बीइंग में एंजाइम के लिए ऑप्टिमम pH होता है 5 to 7, इस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं। और अपनी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, इन ह्यूमन बॉडी द ऑप्टिमम pH फॉर एंजाइम इज 7.4 एंड ऑल्सो रिमेंबर एंजाइम आर स्पेसिफिक फॉर pH के लिए स्पेसिफिक भी होते हैं। लास्ट वीडियो में देखना आप, जो मैंने आपको बताया है
लास्ट वीडियो में, स्पेसिफिक होते हैं पीएच के प्रति, तभी तो पेप्सिन एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू पेप्टाइड इन एसिडिक मीडियम एंड ट्रिप्सिन एंजाइम कन्वर्ट प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड इन बेसिक मीडियम। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू इन प्रीवियस वीडियो आप देख लेना, उसमें मैंने साफ साफ कहा है और लिख करके भी बताया है कि पेप्सिन एंजाइम जो है वो एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, और ट्रिप्सिन एंजाइम जो है वो बेसिक मीडियम में प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पर एक मीडियम हो गया ना, कौन सा, एसिडिक एंड बेसिक। इट मीन्स एंजाइम विल इफेक्ट ऑन द पीएच। ओके, सो ये ऑप्टिमम पीएच हो गया। एवरी एंजाइम, जो जितने भी एंजाइम होते हैं वो पीएच के प्रति स्पेसिफिक होते हैं, बता दिया मैंने। और हर एक एंजाइम के लिए पीएच की एक ऐसी वैल्यू होती है जिस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उस पीएच को हम बोलते हैं ऑप्टिमम पीएच। ओके, इन आवर बॉडी द ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम इज 7.4 एंड ऑल लिविंग बीइंग जो ऑप्टिमम पीएच फॉर एंजाइम इज 5 to 7। ओके, नेक्स्ट इनहिबिटर। नेक्स्ट इज इनहिबिटर। और पॉइजन फॉर एंजाइम। पॉइजन, एंजाइम पॉइजन भी हम बोल सकते हैं। कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी या तो लो हो जाएगी या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। देयर आर सम सब्सटेंस, in the presence of that substance the activity of enzyme will become slow or destroy, and these substances are known as the poisonous or inhibitor for the enzyme. For example, carbon disulfide, hydrogen cyanide, these are the poison। poison तो है ही, अपनी बॉडी में चले जाते हैं तो ब्लड से रिएक्शन कर लेते हैं, ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है, आदमी मर जाता है। ओके, सो ये जो है ना, ये कार्बन डाइसल्फाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है, ये एंजाइम की एक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं, उनकी एक्टिविटी को बिल्कुल कम ही कर देते हैं या बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिनिश ही कर देते हैं। अब एंजाइम वर्क ही नहीं करेंगे अपनी बॉडी में तो फिर बायोकेमिकल प्रोसेस कहाँ से होगी, और बायोकेमिकल प्रोसेस ही नहीं होगी तो आदमी तो मर जाएगा फिर। ओके, सो दीज आर द इनहिबिटर और पॉइजन फॉर एंजाइम। ओके, नेक्स्ट कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं, ठीक है, कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रेजेंस में एंजाइम की एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है, इन्हें हम बोलते हैं एंजाइम रेगुलेटर। There are many substances, in the presence of that substance the activity of enzyme will be increased, these are known as the enzyme regulators। okay, for example भैया आप प्रोटीन लेते हो, विटामिन लेते हो, CD2+, Na2+, CO2+, all these are the enzyme regulator। in the presence of these substance the activity of enzyme will increase। okay, so these substance will be known as enzyme regulator। okay, another effect of UV rays, effect of UV rays। क्या UV रेज को आपकी बॉडी है वो सहन कर लेती है क्या? नहीं कर सकती। और एंजाइम कहाँ रहते हैं? अपनी बॉडी में ही रहते हैं। तो इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय। यूवी रेज पड़ेगी तो एक्टिविटी जो होती है ना वो एंजाइम की वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाती है। एक बात तो मैंने अभी बताई थी कि जो मैक्सिमम मतलब 60 डिग्री सेल्सियस से भी यदि टेम्परेचर ज़्यादा चला गया तो एंजाइम की एक्टिविटी बहुत ख़त्म हो जाती है, और यूवी रेज गिरेगी तो एंजाइम तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएंगे। okay, so this is the effect of UV rays on the activity of a enzyme। it's all about the enzyme। so in previous video I have told to you the enzyme catalysis। in this video I have told to you the some important features related to enzyme catalysis। first, effective
enzyme, it have effective catalyst. Second, reaction specific. Third, optimum temperature. Fourth, optimum pH, inhibitor or poisonous, enzyme regulator, and the effect of UV rays. So this is the portion of adsorption. Okay, in another video we will start the another portion of surface chemistry, that is colloids. ओके, तो अगले वीडियो से हम लोग कोलोइड्स है वो स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो कीप वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू सो मच.